नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। दोस्तों, दर्शकों, आप मेरे साथ देख रहे हैं और एक बार बेतुके और बेहुदा समाचार। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको बता दूं, ये सब डिबेट किस पर है, आज की बहस किस बात पर है? बिना बात पर। नमस्कार मित्रों, मैं अमित वशिष्ठ आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक नई मजेदार वीडियो। तो ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा खबरों के पीछे की खबर और जो खबर दिखा के खबर नहीं दिखाई गई वो खबर। अच्छा, तो पूरा मजा लेने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो हमारी आज की वीडियो है दलाल पत्रकारिता पर। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टीवी पर दिखाई जाने वाली हर न्यूज में सच में न्यूज लगती हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको खबर के पीछे की खबर समझ में आती है। यानी जो न्यूज दिखाई जा रही है उसके पीछे की न्यूज क्या है, क्या सच में वही न्यूज दिखाई जा रही है जो दिखाई जानी चाहिए। बोले तो अपन की खोपड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा बाप। अच्छा चलिए, बातों को घुमा फिरा के बताने की बजाय आप ये वीडियो देखिए ताकि आप पूरी बात समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। आधे पाकिस्तान पर टिड्डियों का कब्जा हो गया और कश्मीर की तरफ आंख उठाने वाला पाकिस्तान कराची की टिड्डियों से भी नहीं बचा पा रहा है। ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत। तो देखा आपने, अर्नब को लगता है कि वो सारे भारत को रिप्रेजेंट करता है और इसके अलावा सारा भारत इन्हीं बेतुके सवालों को लेकर चीख रहा है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और अर्नब दलाल को यह भी लगता है कि भारत की सारी समस्याएं सोल्व हो गई हैं, तो इसलिए वो पूछता है भारत के मन से कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो छोटे से कीड़े टिड्डी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए परमाणु बम के बराबर हैं। पाकिस्तान के 38% हिस्से पर इस वक्त टिड्डियों का कब्जा है। पाकिस्तान की हालत तो ये है कि वहाँ पहले से ही खाने को कुछ नहीं बचा था। और अब आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही जहरीले और एक दलाल पत्रकार हैं। और उनको लगता है कि वो पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसे तुच्छ देशों की बेइज्जती कर कर ही भारत में रामराज ला सकते हैं। और इस दलाल पत्रकार को लगता है कि भारत की केवल और केवल एकमात्र समस्या है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। नहीं, सॉरी, एक और है, हिंदू या मुसलमान। दर्शकों, जो सबसे कमजोर लूटा पीटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और अब इस दशक के दुनिया में सबसे महान पत्रकार से सुनते हैं टिड्डी की डेफिनेशन। दर्शकों, जो सबसे कमजोर लूटा पीटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिद्दी। पिद्दी, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, और जो पिद्दी से भी गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए? अच्छा चलिए, बहस के लिए मुद्दा था, मान लिया टिड्डियों की समस्या एक तरह से कहर बनी हुई थी, हालांकि बनी हुई है, मान लिया। लेकिन किसी संबंधित मंत्रालय के किसी जवाबदेह पर्सन को बुलाने की बजाय या फिर किसी स्पेशलिस्ट से बात करने की बजाय भाई साहब बुलाते हैं पाकिस्तानियों को। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं, कोई सीमा नहीं होती मोदी जी, ये भी इन्होंने शायद आपसे ही सीखा है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो अब क्रोनोलॉजी समझिए कि ये पाकिस्तानियों को बुलाते किस लिए हैं। ये पाकिस्तानियों की क्या कोई औकात है? औकात है? इनकी बेइज्जती मैं डेली करता हूँ, दिन में 2 बार, डेली दिन में 2 बार। अच्छी बात है, आप दिन में 2 बार कीजिए या दिन में 1000 बार कीजिए। है टिड्डी। हाँ, अब बात ये है कि पाकिस्तान टिड्डियां भारत भेज रहा है। अगर ये बात मान भी लें थोड़ी देर के लिए, तो मुझे जानना है कि पाकिस्तान ये करता कैसे है। क्या कोई नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ है जैसे कि 2000 के नोट में लगा था? 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा, यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है उसकी लोकेशन को
ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। बस अब और नहीं सहन होता। नहीं, सॉरी, एक और है। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। ये फिर जहाज में भर के बॉर्डर पे छोड़ दिया जाता है। देश संकट में है। अरे वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ चाचा जी। अच्छा चलिए, बकैती बहुत हुई, अब आप जानिए कि हकीकत में ये टिड्डियाँ क्यों आई, इसका कारण क्या था और ये सब होता कैसे है। लोकस यानी कि टिड्डियाँ, ये पूरी एक प्रजाति है, एक स्पीसीज है। लोकस यानी कि टिड्डियाँ, ग्रास होपर्स और क्रिकेट्स एक ही प्रजाति के 3 कीड़े हैं जिनको हम अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से, लोकल नाम से जानते हैं। जैसे कि कुछ इलाकों में राम की गाय या फिर अन्य नाम लेकर बुलाया जाता है। अब जो ग्रास होपर्स और क्रिकेट होता है वो इतने खतरनाक नहीं होते हैं। अब जब बात आती है लोकर्स की, तो लोकर्स यानी टिड्डियाँ थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये 2 डिफरेंट फेज में पाए जाते हैं। और ये जो 2 डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें सबसे पहला फेज होता है सोलिटरी फेज और दूसरा फेज होता है ग्रेगेरियस फेज। सोलिटरी फेज में ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो कि ज्यादा खतरनाक नहीं होता है किसी भी रूप में, लेकिन जब ये अपना रूप बदलता है और सेकंड फेज यानी कि ग्रेगेरियस फेज में जाता है तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे साइज का बड़ा होना और कलर का बदलकर गहरे काले पीले रंग का हो जाना। ग्रेगेरियस फेज में इनकी हैबिट्स बदल जाती हैं और सबसे बड़ी बात जो है कि इनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। बिहेवियर में क्या परिवर्तन आता है, जैसे कि इनकी उड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए रीजन क्या है ग्रेगेरियस या स्वार्मिंग फेज में परिवर्तन होने के। जब कभी भी रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल चेंज होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली बारिश हुई हो, घास पत्तियां या वनस्पतियां खाने के लिए पर्याप्त हो और मिट्टी गीली हो, यानी कि प्रजनन के लिए काफी अनुकूल परिस्थितियां हों, तो ये लोकस देखते ही देखते सोलिटरी फेज से स्वार्मिंग फेज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि झुंड बनाने लगते हैं, जो नॉर्मली सोलिटरी फेज में नहीं पाया जाता है। अब आप समझिए कि जब ये सोलिटरी फेज से ग्रेगेरियस या स्वार्मिंग फेज में होते हैं तब कितने खतरनाक हो सकते हैं। गूगल पे मिली एक जानकारी के अकॉर्डिंग टिड्डियों का एक दल 460 स्क्वायर मील साइज का हो सकता है, जिसमें आधे मील से कम स्क्वायर साइज के झुंड में भी 40 से लेकर 80 मिलियन टिड्डियां हो सकती हैं। ये झुंड 2000 मील तक उड़ के जा सकते हैं, एक दिन में 80 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि टिड्डियों का एक दल एक दिन में 160,000 टन खाना खा सकता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि लोकस का ये झुंड जब ये ग्रेगेरियस फेज में होते हैं तो जहां भी जाते हैं सब कुछ तबाह करते हुए चलते हैं। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, लोकस अटैक भारत में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले यानी कि इतिहास में भी लोकस अटैक उपस्थित हैं और भारत में होते रहे हैं। कब कब हुए? 19वीं शताब्दी में भी लोकस यानी कि टिड्डियों का अटैक भारत में कई बार हुए हैं, जैसे कि सन 1812, 1821, 1843-44 और 1863, सन 1869, 1878, 1889-92 और 1896-97। और एक बार फिर से 1927-28 में मध्य और पश्चिमी हिस्सों में लोकस के झुंडों ने काफी तबाही मचाई थी, लेकिन क्योंकि उस समय पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं था और न ही दलाल पत्रकार थे, तो इसलिए सब कुछ नेचुरल था। और अब पाकिस्तान की साजिश है। थोड़ी सी बिल्कुल ना के बराबर रिसर्च के बाद मुझे ये सारी जानकारी गूगल विकिपीडिया से मिल गई। तो जरा सोचिए, क्या इन मीडिया हाउसों को नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मीडिया आप तक वो खबर पहुंचाना चाहता है कि सच में जरूरत है और जो सच में खबर है। और इसमें राज की बात यह है कि अगर ये पत्रकार लोग सच्चाई के सवाल करें, सच्चाई की खबर दिखाएं, तो इनके माई बाप इनको बोटियां नहीं डालेंगे। एक छोटी सी जानकारी और साझा करता चलूं, वो ये कि 1927-28 में जो लोकस अटैक भारत में हुआ था, उसके बाद 1929 में एक समिति का गठन किया गया और 1930 में केंद्रीय टिड्डी ब्यूरो बनाया गया। 1939 में जिसका नाम बदलकर LWO यानी कि लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया।
इसका हेड ऑफिस फरीदाबाद हरियाणा में है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, न किसी कृषि विशेषज्ञ को बुलाया गया, न किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि LWO के किसी सदस्य को बुलाया गया। भारत की समस्या जिसके लिए मीडिया को सवाल पूछने चाहिए थे सरकार से, संबंधित विभाग से, लेकिन सवाल पूछने के लिए बुलाया जाता है पाकिस्तानी को। सारा दिन बिना बात के मुद्दे, बहस के लिए बिना मतलब के लोग, और फिर बाकी बचे टाइम में नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, सुबह नरेंद्र मोदी, शाम को नरेंद्र मोदी, बीच दिन नरेंद्र मोदी, डिनर पर, लंच पर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का जप लगा के रख बैठे रहते। खुले में हगना बंद करो। इस लिस्ट में एक भाई साहब की कमी है, उनको भी ऐड कीजिए भाई। अब इन कांग्रेसियों को देख लो, न इनके पास संसाधन है, न इनके पास तकनीक है, न इनके पास लोग हैं। ये भाई साहब बैठे हैं पाकिस्तानियों के सहारे। जो होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पाकिस्तान की नीयत में मुझे खोट दिखाई देता है। वरना तो वो पहले भी वार्निंग दे सकते हैं कि 1 दिन में 2 दिन में एक्सपेक्टेड है, और अच्छी तैयारी हमारी राजस्थान की सरकार कर पाती। अरे शर्म करो, कुछ अच्छा करो लाइफ में, ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। चलिए अब देश की जनता को बरगलाते हैं, ठीक है, मजबूरी है बेचारों की, समझते हैं, लेकिन पहले आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसरों को बुलाते हैं और फिर 2 हरामखोर भाड़े के पाकिस्तानियों को। अरे लोग खुद देख लो। अच्छा लतीफा सुनाऊंगा। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की फौजों की बुरी हाल हो रही थी, चारों तरफ हार हो रही थी, हमारी फौजें 3 तरफ से डाका। अरे सुन लो भाईजान, सुन ले मेरी बात, मैं कुछ कह रहा हूँ आपको, आपके तारीख बता रहा हूँ पाकिस्तान की। उस वक्त नियाजी, जनरल नियाजी ढाका में ईस्टर्न आर्मी कमांडर था। अभी रिटायर्ड होके क्या करोगे? और ऐसा नहीं है कि इस दलाल पत्रकार को कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है। Fuad Halim of the CPM, please tell Vishal Sharma of the BJP what is the meaning of Namarth. Namarth, the word can be exemplified by Arnab Goswami and your character. You are a Namarth, and you are the person who actually signifies what Namarth means. It epitomizes Namarth. Okay. लेकिन पब्लिकली चैनल पर बैठकर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग जिंदा कैसे हैं। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी वीडियो पसंद आएगी, और स्पेशली जिसको पसंद नहीं आती है वो अपनी सारी भड़ास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निकाल सकता है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार। और लास्ट में छोड़े जा रहा हूँ आपको वीडियो के एंडिंग सॉन्ग के साथ, तो लगाओ वही गाना।